नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी, साल 2022 का ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब चुनावी नतीजों से ही होगा। लेकिन दलों की बात करें तो सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी खुद को कमतर नहीं मान रही। खैर, ये स्वाभाविक भी है। हालांकि स्वराज एक्सप्रेस की टीम सूबे के विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा करके वहां जनता की नब्ज टटोल रही है। एक के बाद एक विधानसभा सीट जाकर हम ये जान रहे हैं कि कहां कौन सी पार्टी सक्रिय है और कितनी मजबूत है और जनता का झुकाव किस ओर है। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिजनौर जिले में आने वाली उस सीट पर जहां बीजेपी 1991 के बाद कभी नहीं जीती। आखिर ये सीट कौन सी है और अब की बार यहाँ किस तरह के समीकरण है, चलिए ये जानने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। उत्तराखंड का मुख्य द्वार कहे जाने वाले नजीबाबाद में इस वक्त माहौल चुनावी है। बता दें कि नजीबाबाद विधानसभा सीट की गिनती बिजनौर जिले की सबसे विकासशील विधानसभा सीट के रूप में की जाती है। हालांकि जमीनी हकीकत इससे जुदा है। वर्तमान में यहां से सपा के तस्लीम अहमद विधायक हैं, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। विधायक तस्लीम अहमद अपने कार्यकाल में कराए गए कार्य गिनाते हैं, लेकिन क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मलान नदी में हर साल आने वाली बाढ़ है। हर साल कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिनका अब तक समाधान नहीं हो सका है। खैर, इन सबके बीच 22 के चुनावी दंगल में इस सीट पर किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करें। उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो क्षेत्र में इनकी कमी नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार के साधन लगातार कम हो रहे हैं। नजीबाबाद के कंबल मशहूर हैं। यहाँ के गर्म कंबल धनगर समाज के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन सरकारी उपेक्षा के चलते अब ये काम लगभग समाप्ति की ओर है। इसके अलावा क्षेत्र में उच्च शिक्षा का आज भी अभाव है। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरीजों को बाहर ले जाना पड़ता है। इसके अलावा बारिश में जलभराव की समस्या का भी अब तक समाधान नहीं हो सका है। ऐसे में नजीबाबाद का चुनावी दंगल किसके नाम रहता है, देखना अहम होगा। बिजनौर के नजीबाबाद से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। नजीबाबाद जिले की विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारी नजीबाबाद के संवाददाता रविंद्र कुमार से। वहीं इस सीट पर कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया से, जो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन पहले रुख कर लेते हैं रविंद्र का। रविंद्र, यहाँ की सीट की धरातलीय स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और क्या कुछ यहाँ का जातीय समीकरण। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय मुद्दे तो काफी जोरों पर हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन अपने समय समय पर हवा देती रही है, लेकिन इसके यहाँ भी प्रदेश अगर देखा जाए, प्रदेश स्तर के कुछ भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने समय समय पर आवाज भी उठाई है और अपनी मांगों को, किसानों की मांगों को पुरजोर से पेश करने की कोशिश भी की है। जी। मैं आपको बता दूं, अभी नजीबाबाद विधानसभा नगीना संसदीय क्षेत्र की 5वीं सीटों में से एक आती है, इसीलिए इसका वर्चस्व गणित अगर देखा जाए तो नजीबाबाद उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ है और सीमा से लगा होने के कारण से यहाँ पर भी उत्तराखंड की सीमा से जो विकास की लहर उत्तराखंड में है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे उत्तराखंड की सीमा को आधार मानते हुए वे भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की विकास की लहर दौड़नी चाहिए, लेकिन उपेक्षा के कारण ये वंचित रहा है। राजनीतिक समीकरण इतना प्रबल रहा, उन लोगों ने कई बार एक संघर्ष समिति बनाई और प्रयास भी किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैं आपको बता दूं, स्थिति ये रही कि उनके समय पर मांग गई, हर एक जो भी वोट बैंक तैयार हुआ उनका भी लगभग 20 या 25% जो सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है नजीबाबाद का, उनकी मांगों को कभी दरकिनार कर दिया गया, लेकिन सुना नहीं गया। अभी हमारा यही है कि हम जितनी कोशिश करें,
हमारा जैसा धरातलीय है पार्टी का जो भी रहा है, सभी का अलग अलग से जहाँ समीकरण मिलता है कि सब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मांग किसानों की अपनी अलग है कि सिंचाई विभाग का देखना है जी बिल्कुल रविंद्र, ये तो चलिए स्थानीय मुद्दे हो गए। यदि जातीय समीकरण की बात करें तो उसकी क्या कुछ स्थिति यहाँ देखी जाती है? जातीय समीकरण हमेशा ही प्रबल रहा है, जिसका भी जाट बहुल्य और जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हमारा नजीबाबाद का रहा है विधानसभा, इसमें जो समीकरण बिगाड़ने का काम एक पहले से ही इनका मुस्लिम समाज और जो बहुसंख्यक हैं उनकी भी काफी भूमिका रहती है। जी बिल्कुल रविंद्र, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ निशांत भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। निशांत, तमाम दल सक्रिय हो गए हैं। 2022 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन यदि हम बिजनौर जिले की नजीबाबाद सीट की यदि बात कर रहे हैं आज, तो यहाँ पर देखा जाता है कि बीजेपी इस सीट पर कभी अपनी जीत हासिल नहीं कर पाई 1991 के बाद। वर्तमान में यहाँ पर सपा के विधायक है, तो क्या कुछ यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है बीजेपी की? बिल्कुल कृतिका, 1991 में जब राम मंदिर की एक लहर थी, जब पूरा साफ हो गया था उत्तर प्रदेश और पूरी तरह से बीजेपी की तरफ जनसंघ हुआ करता था, उस तरफ जाकर के वोट पड़ा था। उस वक्त सिर्फ एक बार बीजेपी के खाते में आई थी सीट। उसके बाद आज तक वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी वो काफी हाशिए पे रही है वहां पे भारतीय जनता पार्टी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कृतिका कि वहां का जो जातिगत समीकरण है वो कुछ यूं है कि वहां पे जो मुस्लिम और दलित बाहुल्य वो क्षेत्र है, तो दलित और मुस्लिम जिधर वोट करता है उधर ही ये सीटें जाती है, उनके खाते में जाती है। तो वहां पे जो दलित की स्थिति है, जो मुस्लिम की स्थिति है, वो किसी का सीट निकालने के लिए काफी है। तो ऐसे में जो अन्य जो जातियां हैं, चाहे वो गुर्जर हुआ, जाट हुआ, या फिर वहाँ पे बात करें वेस्ट भी ठीक ठाक वहाँ पे जो है आंकड़े जो है जो काफी जीत हार में काफी मायने रखते हैं। लेकिन जो जीत का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं जो है दलित और मुस्लिम के नीचे से ही जाता है। तो ऐसे में जो पिछली बार जब 2012 थी तो बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता है तस्लीम अहमद, जो 2012 में जो है समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया था और बसपा का दामन थाम लिया था। उस वक्त भी उन्होंने जीता था और राजेश अग्रवाल को उन्होंने हराया था, काफी अंतर से हराया था। लेकिन जब फिर वो 2017 का चुनाव हुआ तो उस वक्त वो फिर से घर वापसी कर लिया उन्होंने, तस्लीम अहमद ने, और उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से बैटिंग की और वो उसमें भी जीत हासिल की। लेकिन ये जो जीत का आंकड़ा था वो बहुत कम था, 2002 वोट थे जो ज्यादा थे जो है तस्लीम अहमद के, और 2002 वोट से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर क्या माने कि बीजेपी का इंतजार अब खत्म होगा? क्योंकि यदि हम बीजेपी की सक्रियता देखें तो डबल इंजन की सरकार यहाँ पर तमाम दावे करती है कि 300 से ज्यादा सीटें यहाँ पर हासिल की जाएगी। पूरे ही उत्तर प्रदेश चुनाव की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति नजीबाबाद सीट पर देखी जाए? बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है और लगातार वो चुनावी एजेंडे सेट कर रही है, और चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हो, लगातार वो फील्ड में, चाहे जन आकांक्षा रैली हो, आशीर्वाद रैली हो, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम इवेंट्स बना करके वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और नजीबाबाद जिस तरीके से पहले अगर उसका असर की बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है पिछले अन्य चुनावों से लेकर के अभी, लेकिन वहीं पे जो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है, किसानों की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हाशिए पे भी रहती है सरकार। तो ऐसे में ये दोनों मुद्दे, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बढ़ रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे जो मूलभूत समस्याओं को लेकर के, वह बाढ़ को लेकर के कहीं ना कहीं सत्ते में हाशिए पे भी आती है। तो ऐसे में फिर से ये जरूर ये बात होगी कि ये जो सीट है कहीं ना कहीं फिर से बहुत जो है कांटे की टक्कर फिर से दिखाई देने की संभावना है। रविंद्र, यहाँ पर यदि हम नजीबाबाद सीट पर स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि जो मलान नदी है उसमें अक्सर बाढ़ आती है और कई गांव उसकी चपेट में आते हैं। और अभी जो वर्तमान में वहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके यदि रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितना विकास कार्य उनके कार्यकाल में अभी तक हुआ है? कार्यकाल में यदि विधायक जी की बात की जाए तो इस समय नहीं, उन्होंने कोई भी सूदी ही लगभग दिखाई दिया, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड पहले से ही उनके खनन से जुड़ा रहा उनका मुद्दा। तो उनका जितना वर्चस्व यहाँ पर जो सीमा लगी है उत्तराखंड की, खनन काफी फलीभूत रहा।
और रही विकास की बात, विकास जनता से उन्हें क्या लेना देना है, क्योंकि उनका लगभग जो दिखाई दिया है, जो धरातल पर लोग कहते हैं उनकी भाषा हम बताएं आपको, उनका कहना है कि विकास के नाम पर उनका कोई भी काम नहीं है, केवल उन्हें अपने खनन के लेने का था, इसीलिए रहा। बात आती है अब चुनावी दंगल की। चुनावी दंगल में बीजेपी का भी काफी ठीक ठाक अपना जो पुरजोर किया जा रहा है, लेकिन अभी किसी का ये नाम घोषित न होना, यानी लिस्ट जारी ना होना, अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। जनता भ्रम की स्थिति में है, किसे बताएं किसे चुने अभी नहीं कह सकते। तो इसीलिए सबके कई दावेदार घोषित किए हो रहे हैं, अपने आप में दावेदार घोषित हो रहे हैं। अभी मैं बात करता हूँ विधानसभा नजवाद की, राजा भारतेंद्र जो पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। और उसके अलावा कुछ राजीव अग्रवाल भी हैं जो पहले इलेक्शन जो चुनाव पिछले 2017 के चुनाव में हार चुके थे। जी रविंद्र, यानी साफ तौर पर कहा जाए कि यहाँ पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड अभी एकदम स्पष्ट स्थिति नहीं है, विकास कार्यों में अभी रुकावटें हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी के टाइम में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आओ, नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। कुर्सीनामा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं निशांत के पास, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। निशांत, यदि देखा जाए तो नजीबाबाद सीट की आज हम बात कर रहे हैं। बिजनौर जिले में 8 सीटें आती हैं, लेकिन 5 सीटों पर देखें तो बीजेपी ने तो अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने आज तक अपना परचम नहीं लहराया है, और उसमें ही ये नजीबाबाद सीट आती है। तो यदि आज की बात करें वर्तमान स्थिति की, तो अब जनता का क्या कुछ रुख है? क्या बीजेपी का अब इंतजार खत्म होगा? बिल्कुल, अगर शुरुआत से लेकर के 1957 में पहली बार वहाँ पे परिसीमन विवाद था, उसको खत्म करने के बाद जब उसका आदेश आया था, उसके बाद से चुनाव हुआ। उसके बाद सीपीएम भी काफ़ी लगातार बहुत दिनों तक वहाँ पे राज की है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा होता है, जो वहाँ उनकी चुनाव लड़ने की रणनीति होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के खाके में बेहतर अभी तक नहीं पाया गया है नजीबाबाद की सीट। साफ तौर पे ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, और ये जो वोट प्रतिशत है अब महज 1-1.5% पे जो गैप है, जो इसके बीच में जो वो गैप महज 1 से 1.5% का बचा हुआ है, महज सिर्फ 2000 वोटों का बचा हुआ है। तो इसमें जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे भी। तो ऐसे में जिस समय 3-3, 4-4 सीटें, जो 5 सीटें जो लोकसभा है, वो रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से शेरबाग पठान भी जुड़ गए हैं। शेरबाग जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। धन्यवाद जी शेरबाग जी, देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के
चुनाव का घमासान लगातार जारी है, ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ अहम भूमिका अभी नजर आ रही है? देखिए, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं संगठन पर। अब देखना आपका है, आपको क्या से दिख रहा है, आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, वो आप मुझसे बताइए। जी, लेकिन आपकी पार्टी यहाँ पर कितनी मजबूती से सक्रिय है, इसका तो ब्यौरा आपको ही देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ। पिछले 32 सालों में कांग्रेस ने ऐसी तैयारी नहीं की जी, जैसी तैयारी अब की बार है। जिला संगठन से लगा करके न्याय पंचायत तक, ब्लॉक तक, न्याय पंचायत तक और ग्राम समाज तक, हर जगह हमारे जो हैं, हर गांव में 8-8, 10-10 लड़के जो हैं, आदमी जो हैं सक्रिय हैं कांग्रेस को लेकर के। जी जी, और अपनी टोटल जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। और उसका बाकायदा ट्रायल भी हो चुका है जी। बहुत से लोग कहते थे विपक्षी दल के कांग्रेस पे कार्यकर्ता कहाँ हैं, तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कई जगह बड़ी रैलियां करके बता दिया कि कांग्रेस के पास बॉटम पर, जमीन पर, बूथ पर कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने वो साबित किया। जी बिल्कुल शेरबाग जी, आज चूंकि हम हमारे कार्यक्रम में नजीबाबाद सीट को लेकर बात कर रहे हैं, बिजनौर जिले में ये सीट आती है, इस पर यदि देखा जाए तो सपा और बीजेपी यहाँ कांग्रेस को कहीं मुकाबले में ही नहीं मान रही है। भाई अब चीज ये है कि वो हमें अगर मुकाबले में, तो हमें कोई मान ही नहीं रहा है जी, और अगर वो मुकाबले में अगर वो मानने लगे हैं तो फिर उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने मुकाबले में मान लिया तो उनकी जो हार होगी वो अदलम वोटों से होगी। वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं समाजवादी के। मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ सुभाष वाल्मीकि बीजेपी से जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जी धन्यवाद। जी सुभाष जी, देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव में, तो बीजेपी की क्या कुछ सक्रियता यहाँ पर देखी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अपनी पूर्ण तैयारी है जी, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अभी भी चुनाव होगा, हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जी जी, बीजेपी लेकिन क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है, सत्ता पक्ष में होने के चलते तो लगातार विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, इसके अलावा बीजेपी और कौन से मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है? बीजेपी अब हमारा कार्यक्रम चल रहा है अपना, हम जो लाभार्थी लोग हैं हम उनके बीच में जा रहे हैं। उनको हम जो हमारे लाभार्थी हैं उनके घर घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे, उनको हम तिलक करेंगे। मोदी रोली हमारे यहाँ आई हुई है, हम उनको तिलक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अपनी महिला मोर्चा, बीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, अपने सभी लोग, अपने पार्टी के सभी लोग अपने लाभार्थियों को जाकर के संपर्क करने का काम कर देंगे। सुभाष जी, यहाँ पर नजीबाबाद सीट को लेकर चर्चा हो रही है, तो यदि नजीबाबाद सीट की स्थिति देखें तो 1991 के बाद यहाँ पर बीजेपी आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है, क्या कुछ कारण रहा यहाँ? देखिए, वहाँ पर जातीय समीकरण जो है वो अलग प्रकार का है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस सीट को जरूर जीतेगी। जी जी, और हमारे अभी शुगर मिल का जो हमारा चल रहा था वो काम भी अभी हमारा अनुपूरक बजट में वो पास हो गया है। अभी हाईवे आप देख रहे होंगे, जब आप निकलते होंगे तो हाईवे देख रहे होंगे, इतने अच्छे हाईवे बन रहे हैं। और अपने यहाँ जो मालन का नदी का पुल है वो पुल पर काम चल रहा है, और जो विकास की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं। तो माननीय मोदी जी और योगी जी ने लोगों के दिलों तक पहुँचने का काम किया है, और योगी जी के समय में जो एक तरह से जो अपराध पर कंट्रोल हुआ है, जो हमारी माताएं बहनें जो आज बिल्कुल निर्भीक होकर के सड़कों पर जा सकती हैं, अपने काम पर जा सकती हैं। बिल्कुल। सुभाष जी, यहाँ पर इस सीट की यदि बात की जाए तो चुनावी मुकाबले में आप कांग्रेस को मुकाबले में मान रहे हैं या नहीं? क्योंकि कांग्रेस का तो दावा है कि वो यहाँ से जीत रही है। जी सुभाष जी, यहाँ पर कांग्रेस को मुकाबले में मान पा रहे हैं या नहीं? नहीं, आप ये देख रहे होंगे कि भारत चुनाव का वर्ष है और चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव में मुझे लगता है ज्यादा 40 दिन रह गए हैं, 40-50 दिन के लगभग रह गए हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के लीडर जो नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का, वो छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं। आप इसी से लगा लीजिए कि कांग्रेस कहाँ है। जी हमारे साथ कांग्रेस से शेरबाग जी भी जुड़े हो। शेरबाग जी, क्या कुछ आपके प्रतिक्रिया सुभाष जी का जो कहना है उसको लेकर? जी,
जी, मेरा कहना ये है जी कि ज्यादा जानकारी तो इन्हें होगी, लेकिन ये है कि यहाँ जो पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है वो कांग्रेस की जो महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और वो एक एक मिनट सब लोगों पर निगाह बनाए हुए हैं और सब लोगों से, सारे जिला अध्यक्षों से और वो प्रत्याशियों के बारे में भी जो है मंथन चल रहा है। लगभग वो भी आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। तो ऐसा नहीं है, वो तो वक्त बताएगा कि अभी जैसे सुभाष जी ने कहा कि जो है जैसे महिला सुरक्षा की बात है, तो आप क्यों नहीं कहते? आप लोग क्यों, डर क्यों लगता है आपको सवाल पूछते हुए? क्यों आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताते कि महिला अगर सुरक्षित होती तो ये जो सीतापुर में कांड हुआ ये नहीं होना था, ये जो हाथरस में बच्ची के साथ कांड हुआ है, इन्हीं की समाज की बच्ची के साथ कांड हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। कहाँ महिला सुरक्षित महसूस कर रही है? जी ये क्यों आप लोग डर के जो है काम कर रहे हैं? आपको खुद, आपके पास मुझसे मैं समझता हूँ 10 गुना ज्यादा सवाल है और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से है, क्योंकि आप मीडिया में हैं। कहाँ महिला सुरक्षित है? कौन से विकास की बात जो है वाल्मीकि जी कर रहे हैं कि यहाँ पर नारियल तोड़ा जा रहा था, नारियल टूटा नहीं, सड़क टूट गई, ऐसे विकास की बात कर रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब वाल्मीकि जी ही दे देते हैं। जी वाल्मीकि जी, सीधा कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है। बहन जी, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी मेरे भाई शेरबाज जी ने बताया कि हमारी बिरादरी की बातों को एकदम से बिरादरी में ले आते हैं। ये नहीं कहते कि देश की बच्ची के साथ एक वो हुआ, अपराध हुआ, उस अपराध में सीधे सीधे जांच हुई, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हुआ, उसमें जो लोग अपराधी थे वो जेल गए हैं। तो और क्या होना है? कानून व्यवस्था का यही तो काम होता है। मानो कोई अपराध हुआ, उस अपराध के बाद उसका कानूनी प्रक्रिया क्या हुई, ये देखना चाहिए हमें। शेरबाज जी, चलिए, आपने बीजेपी पर तो तमाम आरोप लगा दिए हैं, लेकिन यदि बात ही नहीं की, मैं तो ये याद दिला रहा था कि इन्हीं के समाज की बच्ची है, इन्हें तो नहीं कहना चाहिए था। और न्याय मिला कब? न्याय कब मिला? तब आदरणीय प्रियंका गांधी जी को डंडे रोकने पड़े हाथों पे, उनको जो है बाकायदा DND फ्लाईओवर पर उनके साथ बदतमीजी की पुलिस वालों ने, तब जाके न्याय मिला। वरना कहाँ न्याय मिला? ये न्याय मिला कि सनातन धर्म के अनुसार उस बच्ची का जो है अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। ये न्याय मिला उस बच्ची को? बताइए आप भाई, जो सनातन धर्म के हिसाब से जो अंतिम संस्कार होना चाहिए था उस बच्ची का, वो भी नहीं हुआ। रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डाल के बिना मंत्रोच्चारण के उसका जो है उसको जला करके जो है उसका जला दिया गया उसको। ऐसा होता है, अति उत्साहित में अधिकारी वर्ग कुछ कर सकता है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और उन्होंने उनके वहाँ के अधिकारी को भी सजा मिली है। और मेरा कहना यह है कि हम लोग एक बिटिया को क्यों किसी समाज की बिटिया कह देते हैं? क्या वो हिंदुस्तान की बिटिया नहीं थी? क्या वो हमारे पूरे समाज की बिटिया नहीं थी? यदि हमें बिटिया पे ही बात करनी है तो वो बेटी पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, जिस बेटी के साथ ये हुआ। मैं ये देखता हूँ कि जब किसी हिंदू ने किसी बिटिया के हिंदू ने कुछ किया तो ये लोग खूब बोलते हैं। बिल्कुल वाल्मीकि जी, शेरबाज जी, बिल्कुल लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है चुनाव में। सुनिए, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। काश जो हमारे वाल्मीकि जी की विचारधारा है, वो विचारधारा योगी जी की होनी चाहिए, मोदी जी की होनी चाहिए, अमित शाह जी की होनी चाहिए, तो कोई विवाद ही नहीं होगा। शेरबाज जी, लगातार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। ठीक है वाल्मीकि जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर बिल्कुल निर्णय किया है, उसमें कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, पूरा कानून हुआ है। ठीक है, दोनों से ही इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए चुनावी दौर में चलता रहता है। लेकिन यदि बात की जाए जीत की, तो यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर यदि देखा जाए, नजीबाबाद सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस लंबे अरसे से दोनों की ही जीत दर्ज नहीं हुई है। तो इस सीट को लेकर क्या कुछ आप संक्षेप में, मैं चाहूंगी वाल्मीकि जी पहले आप बताएं, क्या कुछ आधार लेकर यहाँ बीजेपी चल रही है? बिल्कुल, मैं सीट के ऊपर हम लोग चुनाव में हमेशा चुनाव में रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दूसरों के साथ हमेशा गठबंधन करती चली आ रही है और वहाँ पर हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते हैं। चुनाव तो हम ही लड़ रहे हैं ना वहाँ, और हम ही चुनाव लड़ेंगे इस बार भी, और निश्चित अपनी जीत होगी, आप देखिएगा, हम निश्चित जीतेंगे। देखिए, मैं मैडम ये बताना चाह रहा था कि जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं उनका हर जगह विरोध हो रहा है। यहाँ की लोकल मीडिया में जो आ रहा है
हर जगह विरोध हो रहा है। और अभी एक बात बताई थी जातीय समीकरण के हिसाब से नजीबाबाद सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में अब तक जा रही है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खुशखबरी है कि, और मैं बता रहा हूँ आपसे कि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं और अच्छे वोटों से अच्छे माध्यम से हम जीतेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद शेरबाग जी तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सुभाष जी तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ निशांत बने हुए हैं लखनऊ से। निशांत, देखा जाए तो तमाम दल ने अपने अपनी जीत के दावे यहाँ पर कर लिए हैं और देखा जाए तो पूरे ही उत्तर प्रदेश में तमाम दल सक्रिय हैं, वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन आज हम नजीबाबाद सीट की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर अपनी जीत अभी तक दर्ज नहीं करा पाई है। सपा की यहाँ पर खास भूमिका रही है क्या कुछ? बिल्कुल, सपा के साथ साथ बसपा की भी एक खास भूमिका है क्योंकि दलित वोट भी वहाँ पे काफी हैं। तो ऐसे में जो सीट अभी सपा के खाते में है वो कभी बसपा में हुआ करते थे। वो बसपा के विधायक थे 2012 में। 2012 के बाद 2017 में वो फिर से घर वापसी किए हैं। तो ऐसे में और जो वहाँ पे सांसद हैं वो सांसद भी बहुजन समाज पार्टी से ही हैं। तो ऐसे में कृतिका साफ है कि वहाँ पे दलित और मुस्लिम ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो काफी अहम है वहाँ के लिए। और जिस तरीके से दोनों प्रवक्ता या दोनों पार्टियों के लीडर इस समय कांग्रेस दावा ठोक रही है, कांग्रेस की अगर बात करें तो ये दोनों बार अंतिम 4 में भी नहीं आ पाई है वहाँ से कांग्रेस अभी तक उस सीट से। भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रोथ कर रही है लेकिन उस ग्रोथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो इस समय हालात बिल्कुल निशांत, यानी साफ तौर पर यहाँ ये माना जा सकता है कि जातीय समीकरण यहाँ पर अहम भूमिका अदा करता है। धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और अन्य विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।